गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने इस टेस्ट सीरीज को मैं फिर से स्टार्ट कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर आप लोग देख सकते हैं 14 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए अपकमिंग पेपर यानी कि ग्रुप डी जो आनी आई हुई है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने पूरे के पूरे मैं 100 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, या फिर जीके जीएस का क्वेश्चन हो, या फिर करंट अफेयर हो। तो सारी क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे डिस्कस करूंगा। आप लोग हमारे साथ अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग को काफ़ी काफ़ी आप लोग को फ्रूटफुल होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, देखिए, एक निश्चित राशि 3 साल में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, एक निश्चित राशि 3 साल में 1725 रुपये और 5 साल में 1875 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से पूछता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक से भी और तरीके से भी बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 साल का यानी जो बड़ा यूनिट है उतना का निकालिए। दे 5 साल में 1875 यानी कि ये आपका अमाउंट हो जाता है। 5 साल में मिश्रधन कितना हो रहा है, 1875 रुपया, और 3 साल में कितना हो रहा था, 1725 रुपया। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस लिखने पर आप लोग निकालेगा तो 2 साल का कितना रहा, 150 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऑलरेडी अगर 1 साल का निकालेगा तो कितना आएगा, तो 1 साल का जो अमाउंट आ रहा है आपका 75 रुपये आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 1 साल का 75 रुपये आ रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग किसी के लिए भी आप लोग सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू का निकालना का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साल का हम लोग प्रिंसिपल रेट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी फ्रेंड 3 साल का आप लोग को प्रिंसिपल निकालना है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं 3 साल का अमाउंट कितना था, तो 1725 था। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 साल का, तो हम लोग को 1 साल के लिए आप लोग का इंटरेस्ट कितना आया था, तो ऑलरेडी आप लोग देखे थे 75 था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जो अमाउंट था इससे हम लोग को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग गुना करिए तो 225। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि ये 0 0 अब 17 में से 2 गया, तो ऑलरेडी आप लोग को कितना होगा, 15 हो गया। यानी कि इसका प्रिंसिपल रेट जो आ गया, प्रिंसिपल रेट जो आ गया आपका 1500 रुपये आ गया। क्लियर है। और आप लोग को निकालना क्या है, रेट है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, आप लोग रेट का फार्मूला जानते हैं, तो रेट का फार्मूला आप लोग सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। नहीं तो देखिए, आप लोग एस आई का फार्मूला जानते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, P/100 होता है। क्लियर है। इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एस आई। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग देखेंगे एस आई का वैल्यू कितना आया था, 225 आया था। क्लियर है। अभी जस्ट में निकाला था बराबर पी। तो प्रिंसिपल का वैल्यू आप देख रहे कितना लाया था, 1500 लाया था। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, अगर आप लोग बनाए होंगे 1500 आया होगा। समय हम 3 साल वाले पे सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे आप लोग को रेट निकालना, तो रेट के लिए हम लोग आर कर दें। क्लियर है। और ऑलरेडी आप लोग देखिएगा वैल्यू क्या था, 100 से डिवाइड करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 15 का टेबल में 225 ऑलरेडी आप लोग को पता है कितना टाइम से आएगा, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड 15 का टेबल में 225 आता है 15 बार में। अब 3 का टेबल में 15 कितना टाइम से आएगा, 5 बार। तो ऑलरेडी आपको आर का वैल्यू निकालते हैं कितना आ रहा, 5% इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो 5% इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इसी टाइप से देखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन काफ़ी इजीएस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोग 10.25 को अगर स्क्वायर रूट निकालिए तो ऑलरेडी होगा 3.2 होगा। क्लियर है। वैसे ही लिखा रहा 17.64, तो इसका अगर आप लोग निकालिए तो 4.2 होगा। फिर डिवाइड आप लोग का 4.41 का अगर निकालते हैं तो 2.21 होगा। क्लियर है। इसके बाद 40.96 को अगर निकालते हैं तो फ्रेंड ये होगा 6.4 होगा, 6.4 होगा। अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड 40.96 आप लोग का राइट आंसर होगा, जो कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। तो फ्रेंड सबसे पहले माध्य निकालना है बंटन के लिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए चर को मैं लिखता हूँ, तो चर को हम लोग सबसे पहले एक्स मान लेते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू देखिए होगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चर को एक्स मान लिया और फ्रीक्वेंसी जो दिया उसको एफ मान लिया। तो चर क्या लिखा, 2 दिया है, फिर आप लोग देखिए 4 दिया है, ये 6 दिया हुआ। क्लियर है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया 2, 1 और 2 दिया, ये लिख दिया। और हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो एफ एक्स से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता है माध्य निकालने के लिए फार्मूला आप लोग के बीच में मैं लिख देता। देखिए माध्य का फार्मूला इसका होता है सिग्मा एफ एक्स। देखिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब आप लोग निकालिए सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स। तो फ्रेंड सिग्मा एफ एक्स को आप लोग काउंट किए, देखिए ये आप लोग ऐड कीजिए। तो 12 4 16 4 20 यानी 20 आ चुका। और सिग्मा एफ, तो फ्रेंड इस सिग्मा एफ का अगर आप लोग वैल्यू को काउंट करते हैं तो 2 2 4 और 1 5। तो आप लोग इससे 20 को 5 से डिवाइड कीजिए तो सिंपल में आप लोग का 4 आंसर आएगा।
आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस सारे प्रोसेस को आप लोग को बनाना होगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। दो शंकु ऐसे हैं जिसके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, तो उसके आधार त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले अनुपात आयतन हो तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई रहने देंगे आर, तो पहला के लिए हम लोग आर क्या करेंगे, पहला के लिए R1 मान लेंगे। क्लियर है? आर स्क्वायर एच होता है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं फर्स्ट के लिए ऊंचाई लिख रहा है 2 रेशियो, तो 2 लिख दिया। अब सेकेंड में इसी में हम लोग डिवाइड करेंगे, 1/3 कर देंगे पाई। सेकेंड के लिए आर को हम लोग बड़ा आर मान सकते हैं। क्लियर है? और एच कितना दिया, 5 दे रहा। अब अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसका आयतन कितना देता है, 1:10 में दिया था। क्लियर है? अब आप लोग कैंसिलेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर कैंसिलेशन करते हैं 1/√3 1/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आप लोग को देखिए 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स कट गया। अब आप लोग को रेशियो निकालना है यहाँ से। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग रेशियो निकालते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आर स्क्वायर इंटू 2 आ गया। फिर आर देखिए सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिएगा मैं इक्वल करके कर देता हूँ। ऑलरेडी 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 2 से गुना के 4 r² बराबर, यहाँ पे आर स्क्वायर को 1 से गुना के केवल आर स्क्वायर आएगा। यानी कि सिंपल वे में अगर आप लोग देखें तो मेरे पास आ रहा 4r² बराबर क्या आ रहा, केवल आर स्क्वायर। आप लोग को दोनों का रेशियो निकालना था, यानी r² तो इसका वैल्यू निकालिए तो 1/4 आ रहा, 1/4। तो हम लोग क्या करें, r/r का वैल्यू निकालते हैं, दोनों को अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि इसका जो रेशियो आएगा फ्रेंड 1:2 आएगा, 1:2। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 1:2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए श्रृंखला में आगामी आकृति के क्या होगे? सबसे पहले आगामी आकृति देखना है। तो फ्रेंड दिए गए आकृति में पहला पद देखते हैं, तो इस टाइप से दिया हुआ है। तो उसका जल प्रतिबिंब जो कि रंगीन बना रहा है, देखिए इसमें आप लोग का इसका जल प्रतिबिंब बना जो रंगीन है, तो ये ट्रायंगल है। क्लियर? तो इसका भी हम लोग जल प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ऑलरेडी इसका जल प्रतिबिंब बनाएगा, तो देखिए सबसे पहले ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से आप लोग इस टाइप से इसका रंगीन भाग को कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग असंगत छवि को ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला एम एस का वैल्यू लिख रहा है 34। सबसे पहले एम, तो एम को ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 13 होता है, और एस में होता है 19 होता है। ये दोनों को सम कीजिए। तो फ्रेंड अगर दोनों को सम करते हैं तो 32 आता है, 32 में 2 को ऐड कीजिए तो 34 आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार देखिए डब्ल्यू का 23 होता है, एस का होता है 19 होता है, दोनों को ऐड कीजिए 42 आएगा, 42 में 2 ऐड कीजिए 44, यानी दोनों ताल्लुक रख लिया। ओ का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलरेडी आपको ओ का पता 15 होता है, एस का कितना 19 होता है, दोनों का ऐड किए 34 आएगा, इसमें दो ऐड कीजिए 36 आएगा। ये हो गया लास्ट। यू का क्या होता है 21 होता है, एस का क्या होता है 19 होता है। अब इसमें दो ऐड कीजिए तो 42 आएगा। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केवल 40 लिख रहा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 4 हो रहा ना ये, तो ए आ जाएगा आंसर। क्लियर है? देख लीजिए किस टाइप से लिखे, यहाँ पे 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 लिख रहा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए इस टाइप्स का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले देखिए इससे हम लोग बोलते हैं लेस, और ये देखिए लेस को लिख रहा है माइनस। सबसे पहले देखिए 17 है, 17 लिख दिए। आप लोग देखिए ग्रेटर के जहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, फिर 81 लिख देंगे। क्लियर है? और ये डॉलर के जहाँ पे प्रयोग करते हैं डिवाइड का वैल्यू यूज करेंगे, फिर 19। और ये आप लोग ग्रेटर के जहाँ पे वैल्यू अगर यूज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता प्लस का यूज करेंगे 6। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, तो देखिए 9 का पहाड़ा में 81 9 टाइम्स आएगा प्लस 6। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, 9 6 क्या होता है 15, तो 15 और 17 क्या होता है 32। तो काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर 32 को ला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या आ रहा है ये। तो चलिए देखते हैं। दीप्ति महेश की पुत्री है, महेश पवन के पिता है और विपिन पवन के भाई है, तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है? तो चलिए देखिए मैं किस टाइप से बनाता हूँ। सबसे पहले फिर मैं दीप्ति मान लिया, तो ये दीप्ति मान लिया। महेश की देखिए थोड़ा सा मैं बना रहा था। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए ये मान लिया मैं दीप्ति है, दीप्ति महेश की पुत्री, यानी देखिए ये महेश है तो महेश की पुत्री, तो महेश की पुत्री यानी माइनस कर दिया हूँ। क्लियर है? अब महेश क्या था, एक मेल था, तो पॉजिटिव कर दिया हूँ। महेश पवन के पिता है, तो ऑलरेडी फिर महेश जो है पवन के पिता, यानी कि पवन के पिता है, पवन बॉयज है, यानी कि दीप्ति और पवन हो सकता है भाई बहन हो सकता है। क्लियर है? और विपिन पवन का भाई है, यानी विपिन जो है पवन का भाई, यानी कि पवन का एक और भाई कौन है, विपिन है, तो मैं बी कर दिया, यानी दोनों भाई हैं। क्लियर है?
तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंध है? तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सिंपल में देखिए विपिन के बारे में शुरू वाले बोला ना, तो विपिन जो दीप्ति का होगा क्या होगा आप लोग काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। तो फिर देखिए विपिन ये दीप्ति का क्या होगा, देखते हैं प्लस माइनस है तो ऑलरेडी एक ही जेंडर में जा रहा है, तो क्या होगा ये, तो एक ही जनरेशन में आता है, सिस्टर होगा, क्या होगा ये, सिस्टर होगा। तो ऑप्शन सॉरी विपिन के बारे में बोला, तो विपिन के बारे में बात करना चाहते थे, ब्रदर होगा। विपिन जो है ना विपिन के बारे में बोला, तो इसका फ्रेंड क्या होगा, ब्रदर होगा। तो विपिन के लिए क्या लिखे, ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा है। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो फ्रेंड देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं मान लीजिए कोई महिला एक्स है, क्लियर है। और महिला अपने घर से चलना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वह चलना स्टार्ट करती है, वह 10 किलोमीटर उत्तर। तो फ्रेंड ये 10 किलोमीटर मान लीजिए उत्तर चला गया, क्लियर है। अब यहाँ से वह दाएं मुड़ती है, तो फ्रेंड मैं दाएं मुड़ा दिया उसी दिशा में, दाएं मुड़ती है उसी दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। यानी कि दाएं मुड़ के ही 7 किलोमीटर चलती है और अंततः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। यानी कि अंततः तथा वह 10 किलोमीटर फिर से यहाँ से ही आ चुका है, क्लियर है। वह गंतव्य तक पहुँचती है। उसके उसके घर गंतव्य से किस दिशा में है? तो फ्रेंड देखिए अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो देखिए इसका घर आप लोग का ये है और यहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखिए किस दिशा में आ रहा, तो ऑलरेडी ये आपका ये यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका घर यहाँ पे था ना, तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम दिशा को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द जो भी लिख रहा क्रिस्टलाइजेशन में यदि सभी स्वर को हटा दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इस शब्द को मैं लिखना चाहता हूँ। देखिए सी है, एच आई एस, फिर आई है, एस टी आई ए, फिर क्या लिख रहा है, ए के बाद लिख रहा है एन आई, फिर लिख रहा है आप लोग के सामने ZATION, ये लिख रहा। छोड़िए इतना मैं नहीं करता हूँ, देखिए इसी से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए ये शब्द है, इसमें से सभी स्वर को हटाना है। तो फ्रेंड्स स्वर को हटाना है, तो देखिए स्वर को मैं हटाने का प्रयास करूंगा, यानी जो स्वर रहेगा उसके पे मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। स्वर यानी वोवेल को हटाना है। देखिए ये आई को मैं हटा दिया हूँ, फिर आई को हटा दिया हूँ, फिर देखिए आई को हटा दिया हूँ, फिर ए को हटा दिया हूँ, फिर आई को हटा दिया, फिर ए को हटा दिया, फिर आई को हटा दिया, ओ को हटा दिया, ठीक है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम यानी कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिएगा तो ABCD के अकॉर्डिंग आप लोग का सी ही आएगा, क्लियर है, सी। फिर देखिएगा तो एच आएगा, फिर देखिएगा तो CH के बाद आप लोग का यहाँ पे वर्नाकुलर में बढ़ाना देखिएगा। फिर फ्रेंड्स अगर एच के बाद अगर देखना तो एन आ रहा, तो एन है तो एन देखिएगा 1 2 टाइम्स है, तो एन को हम लोग 2 टाइम्स ले देंगे। फिर देखिएगा तो एस आपका आएगा, तो एस 2 बार है, फिर टी है, फिर टी भी डबल 2 टाइम्स है, और जेड ले दिए, क्लियर है। अब बोल रहा ना कौन सा अच्छा दाईं ओर से तीसरा होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग को दाईं ओर से तीसरा, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता दाईं, तो देखिए ये बाईं से पहला दूसरा तीसरा, तो क्या रहा, टी आ रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि टी लिख रहा है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश को सात रंगों का सॉरी जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोगों को श्वेत प्रकाश बनाना, देखिए मैं श्वेत प्रकाश बना दिया हूँ, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश, देखिए मैं सूर्य बना दिया हूँ। देखिए यहाँ से अगला इसका प्रकाश मैं निकालता हूँ, तो सूर्य का प्रकाश, अंजलि, देखिए फ्रेंड्स मैं इसका प्रकाश निकालता हूँ। देखिए सूर्य का प्रकाश इससे अगर पास करता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है इससे जब टकराती है तो 7 विभिन्न भागों में ये बढ़ जाता है, 7 विभिन्न भागों में ये बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 भागों में बिखर जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्यों बढ़ता है? क्योंकि फ्रेंड देखिए जो भी कलर होता है सबसे पहले होता है भी आदि होता है। देखिए मैं कलर को शो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी लिख देता VIBGYOR, ये है विप जीरो होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड सारे अलग अलग कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि सभी रंगों का जो प्रकाश की जो चाल होता है अलग अलग होता है, इस वजह से होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, सभी रंगों का अलग अलग चाल की वजह से ही होता है, क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और ये जो सातों रंग का जो विघटन होता है फ्रेंड, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, ये जो 7 रंग का जो पट्टी आता है इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसका टिक याद कर लीजिए, देखिए VIB लिखिएगा, VIBGYOR करते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को 3 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी इसमें सबसे पहले वॉयलेट कलर आता है, तो देखिए वॉयलेट कलर का फ्रेंड्स प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी का स्पीड सबसे अधिक होता है। वही रेड का सबसे कम होता है, इसका स्पीड सबसे कम होता है, क्लियर है। और वही बात करते हैं, देखिए इसमें याद रखिएगा एक होता स्पीड, एक होता तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो होता है वह रेड कलर का होता है, क्लियर है। चलिए
और प्रकाश के सातों रंग का जो पट्टी स्टार्ट होता है उससे बोलते हैं वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? वर्णक्रम। और इसमें पहला जो कलर होता है वॉयलेट होता है, अंतिम रेड होता है, बीच वाला कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और फ्रेंड्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फ्रेंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ। यानी कि सिंपल में आप लोग कर सकते हैं डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ, यानी इस टाइप से आप लोग शो कर सकते हैं। क्लियर है? ये अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका वन विक्षेपण उतना ही कम होता है। ये कंसेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिख रहा है? एक कण का एक समान त्वरण ए बराबर, यानी कि त्वरण सबसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है। यदि गति के 20वें सेकंड तथा 25वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए 20वें सेकंड से 25वें सेकंड द्वारा बोला ना, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस एंथ निकालेगा। देखिए जब भी सेकंड का ताल्लुक करता है तो आप लोग के लिए फार्मूला बताना चाहता है। देखिए डिस्टेंस सबसे पहले एस कीजिएगा, एंथ के लिए लेता है, यानी एंथ मैं कर दिया हूँ। क्लियर है? यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, इसे आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है इनिशियल वेलोसिटी बाय एक्सलेशन का हाफ कर दिया, यानी a/2 कर दीजिएगा बाय 2n-1, ये होता फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी देखिए, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू का वैल्यू देखिएगा तो 10 लिख रहा है, मैं 10 लिख दिया हूँ। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 था, बाय 2 कर दिया। अब देखिए 2n करना है, तो n का वैल्यू देखना आप लोग को 20वें सेकंड से, तो यानी फिर 220-1 करूंगा। क्लियर है? अब फ्रेंड इसे सॉल्व कीजिए, तो इससे अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 49। क्या आएगा? 49 मीटर आएगा। तो पहला को सॉल्व किए 49 आ गया। क्लियर है? ये हमने 20वें सेकंड में बात किए। अब बात करते हैं 25 सेकंड के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, यानी कि एस लेंगे एन, तो एन के यहाँ पे 25 लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है यू, तो यू का वैल्यू क्या था? 10। तो देखिए 10 का दे फिर a/2, तो ऑलरेडी ए का वैल्यू 2 था, a/2 का दे फिर 2n, तो 2 25वां सेकंड के लिए था। तो फ्रेंड 2 को एन यानी 25 को 2 से गुना कर 50 आ जाएगा। 50 माइनस क्या करेंगे 1, और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 10 का दिए प्लस 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। अब 50 में से 1 गया 49। अब 50 प्लस 49 का ऐड कीजिए, कितना आएगा? 59 आएगा। क्या आएगा? 59। तो पहला क्या आया था? तो ऑलरेडी देखेंगे पहला क्या आया था 49, और दूसरा कितना रहा? 59। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को 3 फार्मूला बता देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। पहला याद कर लीजिए v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, ये याद कर लिए, यानी वेग और समय का ये इक्वेशन होता है। फिर होता है सेकंड s बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है दूरी और समय के बीच रिलेशन होता है। अगला होता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 a s होता है, यानी कि ये जो होता है अंतिम वेग और समय के बीच का, सॉरी अंतिम वेग और स्थिति के बीच के संबंध होता है। क्लियर है? और एस एंथ निकालिएगा, तो फिर से मैं लिख देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एस एंथ कब निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यू कर दीजिए प्लस ए हाफ कर दीजिए, ए का हाफ कर दीजिए प्लस बाय 2n-1, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र का एक समतुल्य इकाई क्या होगा? तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, न्यूटन पर कूलम लिख रहा है। क्लियर है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए विद्युत क्षेत्र की एक इकाई समतुल्य वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, यानी कि ये आप लोग लिखिएगा तो वोल्ट पर मीटर, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानिए इलेक्ट्रिक एरिया, यानी इलेक्ट्रिक एरिया जो होता है उसका जो हम लोग विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर यानी एन पर सी भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग वी बाय सी भी लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसे ही और हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो इसे देखिए, नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा विद्युत बल, तो विद्युत बल यानी एफ, एफ का फार्मूला जो होता है क्यू गुना, यानी कि क्यू गुना विद्युत क्षेत्र, यानी कि ई आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से भी आप लोग का मीन कंप्लीट कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक गतिशील पिंड में नहीं होता है, सबसे पहले याद रखिएगा एक गतिशील पिंड में, तो देखिए गतिशील का पिंड का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी क्लियर, यानी देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला था, इसका फार्मूला होता है के ई का। तो देखिए सबसे पहले एम, एम फोर होता है मास, तो ऑलरेडी देख सकते हैं मास आप लोग का होता है इसमें। वी फोर होता है वेलोसिटी, वेग भी होता है। और के ई यानी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और एम भी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो सबसे पहले वेग ऑलरेडी होता है इसमें, संवेग भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, लेकिन इसका आंसर क्या बोला होगा? क्या नहीं होता? तो फ्रेंड इसमें स्थिति ऊर्जा नहीं होती है। क्लियर है? फिर से याद कीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं स्थिति ऊर्जा, तो फ्रेंड किसी वस्तु के कारण, स्थिति के कारण जिस पिंड में संचित ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। इसका फार्मूला था फाइव बराबर होता है एम जी एच होता है। क्या होता है? ये एम जी एच होता है। क्लियर है? और एक गतिशील
पिंड में वेग, संवेग और गतिज ऊर्जा ये तीनों होती है। क्लियर है। और फ्रेंड गतिज ऊर्जा का मैं व्यंजक बता दिया क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। और संवेग क्या होता है, देखिए संवेग जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि एम भी, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एम बी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज ए मोमेंटम। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, शुष्क सेल में विद्युत विभव का कार्य क्या होता है, यानी कि डायपोल का काम क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, शुष्क सेल में विध्रुवक का जो कार्य करता है मैग्नीज ऑक्साइड करता है, यानी कि ऑलरेडी इसका राइट आंसर होगा MnO2 होता है। फिर से ले देता मैग्नीज ऑक्साइड होता है, यानी MnO2 होगा। क्लियर है। चलिए, विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ये भी फ्रेंड्स याद रखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन इसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है। और प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो शुष्क से लिख सकते हैं, लिक्लांचित से लिख सकते हैं, डेनियल से लिख सकते हैं, वोल्टियल से लिख सकते हैं। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, एक होता है द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच का बल क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ोगे एफ, तो एफ बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से पढ़ोगे। एफ बराबर क्या होता है, जी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं M1 × M2 बाय आर स्क्वायर करते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए, हम लोग जानते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, इसको 3 गुना करें, यानी कि देखिए M1 को हम लोग क्या करें 3 गुना, यानी कि 3m कर देंगे ना। और उसी प्रकार M2 को भी क्या करेंगे 3m2 कर देंगे, 3m2 कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बोला क्या होगा, तो देखिए दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक निकालेंगे F1 निकालेंगे, एक निकालेंगे F2। तो F1 के लिए वैल्यू क्या लिखिएगा, देखिए इसमें क्या था M1 × M2 था, और F2 के लिए बात करना चाहते थे तो क्या आया था 3m1 × 3m2 आ रहा। अब क्लियर है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए M1 कैंसिल, M2 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर निकाले होंगे तो F2 का वैल्यू क्या हो गया 9, 3 3 9 आ गया, 9F1 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, F2 बराबर 9F1 होगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा 9, यानी कि बल का 9 गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस देश में है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वेज नहर ये आप लोग का मिस्र देश में, कहाँ पे, ये मिस्र देश में। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ बताना, सबसे पहले याद रखें फ्रेंड्स, स्वेज नहर का निर्माण का देखिए, स्वेज नहर देखिए, स्वेज नहर का जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो लिख देता हूँ, देखिए मिस्र, यानी मिस्र के नहीं कहाँ पे, मिस्र, थोड़ा सा मिस्र है ये। मिस्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड सबसे पहले याद रखें इसका कलर से दे दें, हाँ, इसका याद रखिए, इसका जो निर्माण का जो कार्य स्टार्ट हुआ था 1854 में स्टार्ट हुआ था, यानी निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ था 1854 में। और ये बंद, यानी जो बनकर जो तैयार हुआ, यानी कि फ्रेंड्स अगर बोलेगा यह कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिए इसका पूर्ण जो कार्य हुआ था, याद रखिएगा 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। क्लियर है। और इसमें कुल 3 प्रकार के बांध पाए जाते हैं, मंजीरा होता है, ध्रुव होता है, एक और कुछ होता है, यानी कुल 3 प्रकार के इसमें बांध पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसमें सबसे पहले ये भी याद कीजिए फ्रेंड्स, स्वेज नहर भी था। तो स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य हुआ था 1869 में हुआ था। क्लियर है। चलिए, और 1956 में मिस्र द्वारा इस शहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। यानी इसका राष्ट्रीयकरण जो किया था 1956 में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है लिख रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 के बाद 19 में आते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल जो होता है वह तैराकी से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या कीजिए, तैराकी, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग करंट अफेयर इसको स्किप कीजिए क्योंकि ओल्ड है ये। अब गणित आ गया, तो देखिए ये आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, देखिए 25 है ये, पर पावर क्या लिख रहा है -1/3 है। यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं तो 16 लिख रहा है, यहाँ पर पावर क्यूब है। तो हम लोग सिंपल वे में एक काम करते, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, ये 25 में रहने दिया, -1/3 रहने दिया, देखिए माइनस ही 1/3। अब देखिए 16 है तो मैं 16 रहने दिया, यहाँ पे 1/3 कर दिया हूँ। क्लियर है। और आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या कि 25 को मैं रहने दिया, इंटू 16 रहने दिया, दोनों पावर को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी आप लोग को पता है दोनों पावर को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। और हम लोग सॉरी, ये तो बेस मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग बेस को मिलाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आप लोग इसका सॉल्व कीजिए तो आएगा 2/5 × 10⁻³ आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं। देखिए गणित का क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है देखिए, 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत आयु 42 वर्ष थी। यानी कि देखिए, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। तो अजय का वर्तमान उम्र क्या होगा? देखिए सबसे पहले अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का वर्तमान आयु। तो देखिए हम लोग क्या करें, टोटल कितना व्यक्ति, 1 2 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। आयु कितना, औसत कितना लिख रहा है 42, तो हम लोग 3 को 42 से गुना कर दिए। और फ्रेंड्स 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए पूर्व यानी कि हम लोग प्लस करते हैं, 3 व्यक्ति थे तो हम लोग भी इसे 3 से गुना करेंगे। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए। तो 42 को 3 से गुना किए 126 आएगा, और 7 21 126, और 21 को ऐड कीजिए तो 147 वर्ष आ गया। क्लियर है? उसी प्रकार अजय की पत्नी और उसके बच्चे का वर्तमान आयु, तो देखिए 38 है, तो हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो अजय का 38 ले लिए। क्लियर है? उसकी पत्नी और बच्चे यानी कि एक 2 व्यक्ति है, 2 लिख देंगे। और फ्रेंड्स ये क्या लिख रहा है, 9 वर्ष पूर्व, तो 9 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 18। अब इसे सॉल्व कीजिए तो फ्रेंड 894 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अजय की वर्तमान आयु निकालना, तो 147 में से 94 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, सिंपल वे में 53 वर्ष आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 53 वर्ष। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे दे 22,000 सॉरी देख ले 22,000 सॉरी 2,26,627 से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। तो जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, 16 से बोल रहा ना, तो हम लोग 16 से क्या करेंगे, इस संख्या को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, भागा भी देना पड़ रहा आज। तो देखिए फर्स्ट टाइम लगाएंगे 16 से, तो क्या बचा 6 6। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग कर दिए होंगे, 16 चक 64 होता है, फिर 2 बचा, फिर 6, तो 16 एकम 16, यहाँ पे क्या बचा 10 10 बच रहा। फिर यहाँ देखना चाहेंगे तो फ्रेंड 2 लगा दें, यानी कि 16 छक 96, यानी कि कितना बच रहा 6 और 7 67। तो फिर 64 ला 3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 3। आप लोग काफ़ी अच्छे से डिवाइड करके बना सकते होंगे, 3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 1650 मीटर लंबा एक ट्रक 180 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर गतिमान है। उसी दिशा में 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चलती हुई 1550 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितने समय लगेगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा, समय का फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो फ्रेंड जब भी आप लोग देखिए जो दूरी होता है, सारे को दूरी को ऐड करते हैं, तो देखिए ये 1650 है। क्लियर है? और अगला दूरी क्या लिखा था, 1550 है। क्लियर है? ये मैं कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए चाल, चाल अगर एक ही दिशा में रहती है तो घटा देते हैं, अलग डायरेक्शन में रहती है तो जोड़ देते हैं। तो देखिए एक ही दिशा में था तो 118 में से हम लोग 88 को घटानेंगे, तो 118 में से हम लोग 88 को घटा देंगे। अब देखिए इसका यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये मीटर में था, तो इससे भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करें, 5/18 से गुना कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए तो 384 आ जाएगा, नहीं 384 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो काफ़ी इजी था, तो आप लोग 384 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 25। 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ मिनट बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। टैंक 24 मिनट में भर जाता है, तो क्यू को कब बंद कर दिया गया था? सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे पी लिख दीजिए और यहाँ पे क्यू। ऑलरेडी देख रहे हैं पी का एक, सॉरी स्टेप से मत बनाइए, देखिए यहाँ पे आप लोग पी लिखिए और यहाँ पे क्यू लिखिए। ये 32 मिनट भर रहा है और ये कितना भर रहा है, ये 48 मिनट है। क्लियर है? दोनों का एलसीएम निकालिए, तो फ्रेंड टोटल एक्यूरेसी 96 आ रहा है, ये 3 कीजिए, ये आपका 2 कीजिए। क्लियर है? यानी कि इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 2 है। क्लियर है? अब आप लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा, टैंक 24 मिनट सॉरी कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। जब क्यू को बंद कर रहे हैं तो पी तो चालू है, तो पी के लिए हम लोग यहाँ पे पी तो चालू रहेगा, तो फ्रेंड्स लिखा 24 मिनट में भर जाता है। तो देखिए हम लोग 24 ये कर देंगे, और कौन भरेगा, तो पी चालू रखेगा ना, तो 24 यानी 3 मिनट में भर देगा, तो यानी 24 थे कितना आ रहा 72। यहाँ पे टोटल क्षमता कितना था 96 था, तो 96 में हम लोग 72 को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर माइनस कीजिए तो कितना आएगा 24 आएगा। क्लियर है? तो हम लोग को निकालना है क्यू को कब बंद किया था, क्यू का क्षमता कितना था 2 से 2, तो 24 को 2 से भागा देंगे, कितना आएगा 12। तो ऑलरेडी इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग बना सकते हैं अगर देखे होंगे तो। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए वेन आरेख है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पुरुष और महिला दोनों दोनों न्यायाधीशों को दर्शाता है? तो पुरुष और महिला, तो देखिए पुरुष सर्कल में, महिला ट्रायंगल में, और दोनों न्यायाधीश यानी कि स्क्वायर में आना चाहिए। तो देखिए ये 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ चुका आप लोग का वेन डायग्राम का, तो देखते हैं क्या लिख रही है। सभी गाय काव है, सबसे पहले सभी गाय, तो गाय को हम लोग काव मानते हैं, सभी गाय क्या है, ये कौवे हैं, कौवे यानी कि चलो के फॉर कौवा मान लें। कुछ हाथी कौवे हैं,
तो फ्रेंड्स कुछ हाथी यानी कि H4 हाथी। अब सॉल्व कीजिए। पहला, सभी कौवे हाथी है, नहीं, पहला गलत हो गया। सेकेंड, कुछ हाथी गाय है, देखिए हाथी का यहाँ गाय नहीं, कोई नहीं, तो दोनों गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही होगा। चलिए, ये फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है देखिए, 2 7 24, फिर लिख रहा 77 और 2 38 लिख रहा है। अब आप लोग को अगला लिखना है। सबसे पहले 2 तिया 6 +1, यानी इसको 3 गुना किए +1। 7 तिया 21, 7 तिया 21 किए प्लस क्या कर रहा है, 7 21 और 3 24, यानी कि फिर +3 किए। फिर 24, 24 तिया, देखिए 24 तिया 72, 5 77 किए। फिर 77 को आप लोग 3 से गुना किए +7 कीजिए। क्लियर है। तो इसी प्रकार 238 है, 238 हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और कितना ऐड करेंगे, 9। तो इसका राइट आंसर है 723। काफ़ी इजी था, 723। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। देखिए, फल, बिल्लियाँ और आम। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, फल, बिल्लियाँ और आम को आप लोगों को शो करना है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड ये आम है, मान लीजिए ये क्या है, ये आम है। तो आम क्या होता है, एक फल होता है, तो सभी फल आम होते हैं, ये आम हो गया। अब बिल्ली को अलग कर देंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर आप लोग क्लास 9th पढ़े होंगे तो आप लोग कर दिए होंगे। सबसे पहले देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर, ऑलरेडी आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। देखिए, संवेग को क्या बोलते हैं, mv। तो देखिए mv1 माइनस mvu कीजिए। क्लियर है। तो आप लोग बाय दर, दर यानी कि टी लिखिएगा। देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। संवेग में परिवर्तन, संवेग यानी mv होता है माइनस mu, बाय दर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी m को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, v माइनस यू बाई टी। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता, देखिए एम रहने दिए हैं, v माइनस यू बाई टी, यानी कि फार्मूला किसका होता है, एक्सलेशन का। तो हम लोग क्या कर दिए, देखिए v माइनस यू बाई टी, तो एम ए आ गया। तो देखिए ये फार्मूला किसका, एम ए किसका होता है, एफ बराबर एम ए आता है। तो फ्रेंड्स संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, बल कहेंगे। क्या बोलेंगे, बल कहेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा बल। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब बात करते हैं त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण देखिए, ए से डिनोटेड करते हैं, ए कहता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि v माइनस यू बाई टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड ये होता है। क्लियर है। चलिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर अगर 10 न्यूटन आता है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, चंद्रमा पर भार यानी वेट इन मून। तो जब भी याद कीजिएगा ना, तो पृथ्वी का जो मान होता है उसका ये आप लोग का 1/6 गुना होता। तो ऐसे कीजिएगा सॉल्व। तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व किए तो 1.6 न्यूटन इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉरी देखते हैं। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकेंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच दूरी क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई चट्टान है, तो ये आप लोग का डी, अगर यहाँ से ये जाता तो वापस ये रिटर्न आएगी ना। तो डी क्या होगा, आप लोग का देखिए, ये आप लोग का गया तो ये रिटर्न भी आएगा ना। किसी भी चट्टान से अगर वापस, अगर आप लोग किसी चीज़ को चिल्ला रहे हैं तो वो वापस भी आएगा। तो डी क्या होगा, 2 बार जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे डी क्या होगा, 2D होगा। ये क्लियर है। तो दूरी जो होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल को भी मान लिया, समय को टी मान लिया। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा अब आप लोग को। सबसे पहले डी निकालना है, तो डी 2D रहने दिए। चाल का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलरेडी 346 लिख रहा, समय क्या लिख रहा, 5 लिख रहा। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 का पहाड़ा में 346 जो आएगा आप लोग का 17 यानी कि 173 बार में आएगा। 173 को आप लोग 5 से गुना कीजिएगा तो सिंपल वे में 865 आएगा। तो 865 मीटर इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मवेशियों में मुख और पैरों का जो रोग होता है वह वायरस के कारण होता है, जिसे हम लोग विषाणु भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं यहाँ पे, जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ फोकस कीजिएगा। पशुओं में विषाणु जनित जो रोग होता है वह देखते हैं मुंह में और खुर की बीमारी होती है, फिर रिंडरपेस्ट होती है, रेबीज होती है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता, किंग कोबरा। किंग कोबरा पूरी दुनिया का सबसे विषैला सांप होता है। क्लियर है। और क्या, कुछ नहीं। और सारे पक्षियों को हम लोग स्तनधारियों में रखते हैं। क्लियर है। चलिए,
सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वह सेलेनियम होता है। क्या होता है? सेलेनियम होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर में एक महल है जिसका नाम सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो जयपुर में हवा महल है। क्या ये हवा महल है? जिसका निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड इसका जो निर्माण कराया था हवाई सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। और चलिए मैं बात करना चाहता हूँ इसका निर्माण के बारे में। तो आप लोग को याद रखिए इसका जो निर्माण हुआ था 1799 में हुआ था। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला महिला कौन थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहली महिला का नाम था आशा पूर्णा देवी था। आशा पूर्णा देवी यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी। उन्हें यह जो पत्र मिला था वह 1976 में मिला था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, मैं करंट अफेयर के रूप में लेके चलूंगा। देखिए 41 नंबर क्या क्वेश्चन लिख रहा। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। तो फ्रेंड देखिए n के अपन मान लीजिए n यानी कि 14 ले लिए। अगर आप लोग 14 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 14 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा? देखता हूँ एक क्या बचेगा, एक शेषफल बच गया ना। तो 7n को यानी कि 7n, तो 7n के अपन लोग क्या मान लेते हैं 14, उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? तो 14 को 7 से गुना करेंगे तो 14 सतह क्या होता है 91। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करें 91 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, सॉरी 14 से 7 चौक सॉरी 14 सतह क्या होता है 7 चौक 28 यानी 98 हो गया। तो हम लोग क्या करें 98 को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी देखिए तो 13 सतह 91 हो गया। तो शेषफल क्या आ गया 7। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 41 को जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा। तो फ्रेंड्स इसमें 3 से विभाजित के बारे में संख्या बोल रहा। सबसे पहले मैं आप लोग को कंडीशन बताना चाहता हूँ कि 9 है, 2 है, 5 है, ये y है और ये 3 है। तो बोल रहा आप लोग को ये किससे डिवाइड होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें फोकस करना चाहते हैं तो 3 से बोल रहा। तो 3 से विभाजितता का रूल होता है सारे संख्या को ऐड कीजिए 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस इसमें y में क्या ऐड कीजिए प्लस 3 है। देखिए 9 और 2 11, 11 और 5 क्या होता है 16, 16 और 3 क्या होता है 16 और 3 क्या होता है 19। तो 19 में कौन सा न्यूनतम संख्या को ऐड कीजिएगा जो 3 का पहाड़ा में ऐड कट जाएगा। तो 19 में अगर हम लोग 2 को ऐड करते हैं, फ्रेंड देखिए 19 में अगर हम लोग यहाँ पर 2 को ऐड करते हैं तो 19 और 2 क्या होता है 21। ऑलरेडी आप लोग को पता है 21 3 का पहाड़ा में डिविजिबल होता है। तो न्यूनतम संख्या क्या लेंगे 2 लेंगे। क्या लेंगे ये 2 लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये, तो धन ज्ञात करना। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके लिए एक फार्मूला को आप लोग यूज कीजिए। सबसे पहले याद कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है अंतर बराबर जो होता है फार्मूला, देखिए P इंटू देखिए R/100 का होल स्क्वायर होता है या फिर स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए अंतर का वैल्यू 8 दिया 8 ले दिया, पी आप लोग को निकालना है रेट, तो रेट फिर वैल्यू दिया 4, तो 4 को डबल टाइम्स कर देंगे बाय क्या करेंगे 100 × 100 लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए सॉल्व किए 4 का चार का पावर में 100 कितना बार में आएगा 25 बार में आएगा। फिर 4 का पावर में 100 कितना बार 25 बार में। और आप लोग को गुना करना है तो 25 को 25 से गुना किए 625, 625 को अगर 8 से गुना करते हैं तो सिंपल में 5000 आ जाएगा यानी राइट आंसर आएगा 5000। तो इसका ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, यानी फिर से लिख देता हूँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। अंतर बराबर क्या लिखिएगा पी यानी मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर एक का स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रही है। देखिए 4 लाल और 8 हरी टोपियों में से एक बेतरतीब 2 टोपियां उठाने में कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? फ्रेंड्स जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ में आप लोग को किसी चीज़ को उठाना है या सेलेक्ट करना है या फिर चुनने का रहेगा तो आप लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज कीजिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड क्या हो रहा है एक लाल होने का, तो एक एक कम से कम एक एक लाल, तो लाल की संख्या हम लोग याद करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए क्या लिख रहा उठाने पर कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम की बात कर रहा। तो देखिए
कम से कम अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लाल नहीं के लिए हम लोग निकालेंगे। तो देखिए टोटल लाल नहीं कितना है, टोटल 8। देखिए हरा कितना होगा 8, तो 8 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे, क्लियर है। तो 8 कॉम्बिनेशन 2 का छोड़िए, सबसे पहले 8 इंटू 7 करेंगे, बाई क्या करेंगे 1 इंटू 2 कीजिएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 48 आएगा, सॉरी 28 आ गया। तो 8 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू क्या रहा 28 आ गया। उसी प्रकार टोटल का निकालें, यानी 12 कॉम्बिनेशन हम लोग 2 करेंगे, तो ऑलरेडी 12 ले देंगे, 2 है तो 12 को एक बार और पीछे करेंगे, ये कर दें। अब यहाँ पे 1 का 2 यानी 1 से लेकर 2 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का पारा में 12 कितना हो रहा था 6, 6 को 11 से गुना के कितना आएगा 66 आएगा। तो यानी कि आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 28 बाय, देखिए लाल नहीं होने के लिए बना रहे तो यानी 28 बाय क्या आएगा 66 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 14/33 आएगा। लेकिन आप लोग को बोला कि कम से कम एक लाल होने के लिए, तो कम से कम के लिए हमेशा याद रखिए 1 माइनस 14 बाय क्या कीजिएगा 33 को कर दीजिएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 19/33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल बी सी और ए बी बराबर डी सी बराबर 10 मीटर है, तो ए डी से बी सी की दूरी क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए ये आप लोगों के सामने ऑलरेडी चित्र बना हुआ है, क्लियर है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के लिए फार्मूला के अनुसार क्या कीजिए, देखिए ए रूट टू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ए का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा 5√2 आ जाएगा, 5√2 मीटर। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये आप लोग को वैल्यू निकालना था, किसका निकालना था ए डी और बी सी के बीच की दूरी। देखिए ए डी था और ये बी सी, इसके बीच की दूरी निकालना था। तो देखिए इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सैन 45 का वैल्यू निकालेंगे, तो सैन 45 सैन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या ये डी डी है, और बात करना चाहते हैं हाइपोटेनस तो ये क्या रहा सी डी है। अब आप काफ़ी मेहनत से सॉरी सैन 45 का वैल्यू 1/√2 कर दीजिए, और डी ई, तो फ्रेंड डी ई का वैल्यू कितना था, तो डी आप लोग को निकालना है। उसी प्रकार आप लोग डी सी का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 दिया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 5√2 मीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। दंतमंजन, तो बाल को किससे साफ करते हैं, अब शैम्पू, तो क्या होगा शैम्पू होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी स्वेटर सभी स्केटर अच्छे चालक होते हैं। तो देखिए सभी स्केटर, तो देखिए मैं स्केटर क्या लिख रहा है ये देखिए, मैं मुझे भी नहीं पता। सभी स्केटर क्या अच्छे चालक तैराक होते हैं, तो चलिए मैं तैराक कर दिया हूँ, क्लियर है। फिर सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे धावक को शो कर देंगे। अब हो रहा कुछ धावक तैराक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ सेक्टर अच्छे तैराक होंगे, बिल्कुल ही बिलोंग्स करें, नहीं सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष ए और दो दोनों निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख सकते हैं ये एपी का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें चौथी संख्या निकालना है ये। सबसे पहले फ्रेंड देखिए 2 है, 2 के बाद कितना 5, 2 2 4 5/2 लिखा, फिर 3 3 9 1 10/2 लिख रहा, क्लियर है। अगर आप लोग को इसमें निकालिएगा तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म अगर आप लोग निकालते हैं तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग के सामने लिख रहा है ए एम, फिर लिख रहा है ई एम ए, फिर लिख रहा है एफ ए ए। अब इसका जो शो कर रहा है देखिए एफ शो कर रहा है, एम फिर शो कर रहा है ए, फिर एफ शो कर रहा, फिर ए एम ये शो कर रहा। चलिए देखते हैं कहाँ पे किससे किससे मैचिंग करवा रहा। देखिए ये आप लोग का यहाँ शो कर रहा है, ये एम आप लोग का यहाँ शो कर रहा है, क्लियर है। फिर देखते हैं ई, तो ई तो वैसे आप लोगों को कहीं नहीं दिया है। चलिए सॉरी यहाँ पे ए एम, सॉरी एफ है फ्रेंड्स, एफ हियर। तो ये देखिए एफ आप लोग को यहाँ शो कर रही है, एम आप लोग को शो कर रहा। फिर देखिए ये आप लोग को शो कर रहा, फिर एफ शो कर रहा, फिर ए, यानी इस टाइप से आप लोग शो कर लीजिएगा। तो ये अगर शो करते हैं तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरी करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। साइंस क्वेश्चन आ चुका है, चलिए पूरा डिस्कस कर दूंगा। बैसिली छड़ सॉरी क्या लिखा है, बैसुली ऐसी जीवाणु है जो, तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को पता है बैसिली जो होता है एक प्रकार का छड़ नुमा आकृति का होता है। क्या होता है छड़ नुमा, क्लास 8 का क्वेश्चन है ये। तो बैसिली छड़ नुमा आकार वाले जीवाणु होते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स और भी डिस्कस कर देते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा छड़नुमा। बात करते हैं गोलाकार, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग को बोलेगा गोलाकार
तो गोलाकार जो होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता है। जो कोकोसी, देखिए मैं लिख देता हूँ, कोकोसी जो जीवाणु होता है, यानी कोकोसी जो जीवाणु होता है उसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। कुंडलित आकार किसका होता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुंडलित आकार जो होता है वह होता है स्क्रू का होता है। क्लियर है। चलिए, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। विषाणु का रेबीज का विषाणु होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। और हाइड्रोफोबिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फियर ऑफ वाटर, यानी फियर फ्रॉम वाटर, यानी जल से डर को बोलते हैं। क्लियर है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ यह पागल कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवरों के काटने से होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है वह जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर की हड्डी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्लियर है। चलिए, और अस्थियों का निर्माण किससे होता है, संयोजी ऊतक से होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, बाल अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या क्या होता है, 300 होता है। ये मेरा एनटीपीसी के पेपर में आया था। क्लियर है। और फिर 300 होता है। क्लियर है। और एक मनुष्य का जो अभी कितना है, 206 होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिख रहा है, लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां एवं अग्नाशय की नलिकाएं किस ऊतक की बनी होती है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये ऊतक को आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां तथा अग्नाशय की नलियां जो होता है वह यह जो बना होता है क्यूबाइडल, यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए, लार ग्रंथियां की बात करें या फिर श्वेत ग्रंथियां या फिर अग्नाशय की जो ग्रंथियां होती है वह क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है। क्लियर है। चलिए, बात करते हैं फ्रेंड, देखिए एपिथेलियम टिश्यू, तो शरीर के त्वचा एवं खोखले आंतरंगों जैसे मुख होता है, श्वास नाल होता है, आहार नाल होता है, ये सारी चीज़ों को उपकला ऊतक से ढका जाता है। क्लियर है। और क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम किस प्रकार के ऊतकों का बना नहीं होता, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, जाइलम जो होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जाइलम के कुल 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वाहिनी काय होता है, फिर वाही काय होता है, फिर काष्ठ तंतु होता है, फिर काष्ठ निरोधक होता है, यानी ये तीनों सही है, लेकिन चालनी कोशिका इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, जाइलम चालनी कोशिकाएं का बना नहीं होते। क्लियर है। और जाइलम जल संवाहक ऊतक भी होता है। क्लियर है। जाइलम का प्रमुख कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती है वह जबड़े में होती है। तो राइट आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, जबड़े में होती है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहता हूँ, चलिए ऑपरेशन कर देता हूँ। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मानव शरीर में कुल जो पेशियों की जो संख्या होता है वह 639 होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और देखिए, मास, देखिए मसल प्लस बोन मिलता है तो इसे बोलते हैं टंडन। क्या बोलते हैं, टंडन। और बोन प्लस बोन जो होता है उसे बोलते हैं लिगामेंट। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ कौन सा है, तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कीजिए, पंगू राज। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए, पाकिस्तान के जो सीमा पे स्पर्श करता है उसके लिए ट्रिक मैं याद किया था बचपन में, पंगू राज। देखिए, पंगू राज, तो देखिए, पंत से हो गया पंजाब, घू से हो गया गुजरात, राज से राजस्थान, अजा से जम्मू कश्मीर होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वैसे ट्रिक याद करिए, पंगू राज। ठीक है। चलिए, बात करते हैं, चलिए अपने पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत का जो पड़ोसी देश है वह ABCMNPG है, यानी आप सोच रहे हैं कि क्या ABCMNPB है। A4 अफगानिस्तान है, B4 बांग्लादेश, C4 चाइना, M4 म्यांमार, N4 नेपाल, P4 पाकिस्तान, B4 भूटान होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं चीन से। तो फ्रेंड देखिए, मैं चीन का ट्रिक लेता हूँ। चीन का जो पड़ोसी देश है, चीन के लिए मैं याद किया हूँ सालू। देखिए, एक गर्ल्स है उसका नाम है सालू। अब देखिए, सालू से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, S4 याद कर लीजिए, सिक्किम। S4 क्या कीजिएगा, सिक्किम याद कर लीजिए। H4, तो H4 हिमाचल प्रदेश याद कर लीजिए। A4 अरुणाचल प्रदेश याद करिए। L4 लद्दाख याद कर सकते हैं। क्लियर है। और यू फोर उत्तराखंड। ये होता है आप लोग के सामने, यानी चीन का पड़ोसी देश हो, राज्य हो गया। क्लियर है। बात करते हैं नेपाल का। तो नेपाल जो होता है उसके लिए आप लोग याद कीजिए सुब्बू। देखिए, SUBBU, ये आप लोग ट्रिक याद कर लिए। देखिए, देखिए मैं लिख देता हूँ, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। S4 सिक्किम, U4, तो U4 क्या लिखिएगा, उत्तराखंड, फिर B4 बिहार, फिर B4 बंगाल, अब U4 उत्तराखंड। ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। बात करते हैं लास्ट, तो लास्ट हम लोग चलते हैं भूटान का।
तो फ्रेंड्स हम लोग भूटान की बात करना चाहते हैं, तो भूटान के लिए आप लोग टिक कीजिए, साब याद कर लिए, देखिए S AA B आप याद कर लिए। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए S4 क्या होता है, सिक्किम, A4 अरुणाचल प्रदेश, फिर A4 असम हो गया, क्लियर है। सॉरी, देखिए S4 सिक्किम, A4 अरुणाचल प्रदेश और A4 क्या होगा, ये A4 जो आप लोग का होगा, यानी कि A4 कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ। A4 आप लोग का एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, A4 असम हो गया, B4 हो गया बंगाल। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं बांग्लादेश का, तो चलिए बांग्लादेश की बात कर देता है। तो देखिए बांग्लादेश के लिए आप लोग याद कर लीजिए, सबसे ईजी है। तो मैं इसके लिए ट्रिक याद करता हूँ, देखिए ममता बनर्जी याद कर लीजिए। तो आप लोग सबसे पहले ममता लिखिए, देखिए ममता दीदी को याद किया और मैं देखिए सबसे पहले ममता MAM, देखिए मैं लिखना चाहता हूँ ममता, ममता लिख दीजिए ना, ममता बनर्जी। अब देखिए बनर्जी याद कर लिए, ममता बनर्जी। देखिए मैं ट्रिक से सिखा रहा हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले M4, तो M4 बांग्लादेश में M4 आप लोग लिख सकते हैं मिजोरम, क्लियर है। फिर A4, तो A4 आप लोग का असम हो जाएगा। फिर ये M4 लिख सकते हैं मेघालय। फिर T4 त्रिपुरा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर आप लोग का इसमें क्या रहा, ये बा बा से लिख दीजिएगा पश्चिम बंगाल, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को, शायद सीख रहे होंगे आप लोग, लर्नर होंगे तो काफ़ी फायदा हो रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोल रहा, क्लियर है। तो देखिए डम्फा, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, डम्पा डम्पा जो है वह असम राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि डम्पा जो है मिजोरम में है। तो राइट आंसर पहला ही हो गया। तो डम्पा जो है कहाँ पे, मिजोरम में। कहाँ पे ये फ्रेंड्स, मिजोरम में, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करके मैं बताना चाहता हूँ, देखते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स याद रखिए, डंपा जो हुआ मिजोरम में है। तो पहला ही आप लोग का इसका गलत हो गया। बाकी बात करना चाहते हैं असम के लिए। तो फ्रेंड देखिए असम में क्या क्या है, पहला याद कर लीजिए काजीरंगा है, उसके बाद नामेरी है, फिर क्या है मानस है। इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए 2021 में, देखिए मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले असम में जो, देखिए याद कीजिएगा, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा लेकिन पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा फ्रेंड असम में कुल 5-6 है, चले के बारे में बता रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले असम में पहला जो था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, फिर देखिए डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, फिर जो नया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, फिर देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, क्लियर है। और रायमोना और देहिंग पटकई को 2021 में शामिल किया गया, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, क्या कीजिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। चलिए बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का। तो ऑलरेडी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 93 से भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, क्लियर है। और वही भारत अभी वर्तमान समय कौन है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है भारत में अभी 18वां लोकसभा चल रहा है। और 18वां लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कौन है फ्रेंड, ओम बिरला। ये कहाँ से सांसद है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये राजस्थान के कोटा से है, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रपति, तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है आर्टिकल नंबर 52 से होता है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे कम उम्र का, यानी सबसे कम उम्र का सबसे युवा जो राष्ट्रपति बनी है वह द्रौपदी मुर्मू बनी है, क्लियर है। अब बात करते हैं राज्यसभा का सभापति। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, राज्य का सभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा राज्यसभा का उपसभापति जो है होते हैं उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 64 के तहत होते हैं। और फ्रेंड अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का 26वां जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए और क्या इसमें और ऑपरेशन कर दे क्या, चलिए कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, सुनिएगा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय के गठन के बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में जिक्र किया गया है। इसके लिए ट्रिक मैं लिख देता हूँ, देखिए सरल आप लोग याद कर लिए, देखिए सरल। अब इसके लिए ट्रिक होता है, देखिए 78 79, देखिए 78 79 नहीं सर सॉरी 79 80 81, देखिए 79 80 81। यानी कि देखिए सबसे पहले फ्रेंड याद कीजिए, आर्टिकल नंबर 79 में संसद का जिक्र किया गया, 80 में राज्यसभा का डिस्कस किया गया, 81 में लोकसभा का डिस्कस किया गया, क्लियर है। और याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख का 5 वर्ष का होता है, क्लियर है। 83 का 2 में
चलिए, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, इसका पुनः कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और फ्रेंड, ये आता है आर्टिकल नंबर 75 का संबंध, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स याद करिए, आर्टिकल नंबर 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये आर्टिकल नंबर कितना के तहत होता है? 109 के तहत। चलिए, अब गणित आ चुके हैं, तो चलिए आप लोग खुद से बनाइए, देखिए क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है 1 + cot² ब्रैकेट 1 - cos² का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे 1 + cot², तो ऑलरेडी पता होगा इसका वैल्यू क्या होता है, cos²। चलिए, cos² ले दिए। और 1 - sin² का वैल्यू क्या होता है, sin² होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग खुद से बनाइए, थोड़ा सा मेरा माइंड स्किप हो गया। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।